डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान चैनल। मैं आदित्य शर्मा कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत करती हूं। हमारे इस कार्यक्रम में कृषि के क्षेत्र में हो रही गतिविधियों की जानकारी हम आप तक पहुंचाते हैं। माध्यम रहते हैं हमारे तीनों सेगमेंट्स, विज्ञान और किसान, कृषि स्टार्टअप और फार्मिंग इंडिया। तो आज के हमारे इस कार्यक्रम में इन तीनों सेगमेंट्स के माध्यम से क्या कुछ खास जानकारी हम आप तक पहुँचाने वाले हैं, जानने के लिए आइए शुरुआत करते हैं आज के अंक की। आइए किसान भाइयों बहनों, सबसे पहले नजर डालते हैं क्या है आज कुछ खास, सीधा मंत्रालय से। कृषि के क्षेत्र में क्या कुछ नया हो रहा है, क्या कुछ बदलाव हो रहा है, क्या कुछ खास गतिविधियां हो रही हैं, इसके बारे में जानकारी हासिल करने के लिए आइए सीधा रुख करते हैं कृषि भवन के डीडी किसान स्टूडियो से। वहां से हमारे विशेषज्ञ क्या कुछ खास जानकारी हम तक पहुंचा रहे हैं, आइए दिखाते हैं आपको। किसान भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं कि समसामयिक चर्चा में पराली एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय बनकर उभर कर आ रहा है। आजकल काफ़ी चर्चा हो रही है पराली के बारे में, और इसके कारण काफ़ी प्रदूषण जो वातावरण में हो रहा है उसके कारण और भी चर्चा में आया है। न केवल देश की राजधानी नई दिल्ली, बल्कि पंजाब, हरियाणा, लगे हुए उत्तर प्रदेश के कुछ भाग और मध्य प्रदेश के भाग, इनमें भी पराली के कारण प्रदूषण की चर्चा हो रही है, प्रदूषण हो रहा है। हालांकि यह कहना बिल्कुल ही वो नहीं होगा कि पराली के कारण ही यह प्रदूषण हो रहा है। इसके और भी कारण हैं, जैसे गाड़ियों का जो पोल्यूशन होता है या फिर जो डस्ट का पोल्यूशन है, वह भी एक बहुत कारण, पर पराली भी एक महत्वपूर्ण कारक होती है। इसके लिए केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा CDP योजना चलाई जा रही है, जो कि डाइवर्सिफिकेशन यानी दूसरी फसलों पर लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है किसान भाइयों को कि धान और गेहूं के चक्र को थोड़ा छोड़कर दूसरी फसलें लगाना शुरू कर दें। तो उससे भी एक वो समय मिल जाएगा जो किसान भाई बीच में समय के कारण जल्दी करते हैं। और पराली के लिए बायोचार भी बना सकते हैं। बायोचार के लिए किसान भाइयों क्या करना है, आप जानते हैं कि चिमनी जैसा स्ट्रक्चर होता है जिसमें ऊपर से पराली डाली जाती है और नीचे 3-4 छेद होते हैं, और जब वो पूरा भर जाता है तो ऊपर से ढक्कन को ढक दिया जाता है और जो सबसे ऊपर वाला छेद होता है उसको ओपन किया जाता है। उससे ऑक्सीजन उनको मिलती रहती है और एक करीब 8 से 10% तक ऑक्सीजन मिलती है। तो इससे पराली पूरी तरह से जलती नहीं है, बल्कि उसका रूप बदल जाता है, और जैसे ही उसकी लौ नीली हो जाती है तो उस छेद को भी बंद करके उसके नीचे वाले छेद को खोला जाता है। इसी तरह से चारों छेदों में खोलकर पूरी को पराली उस तरह से अपना एक रूप कन्वर्ट कर लेती है जिसके कि खेतों में डाला जा सकता है। और यह पराली जो होती है, जो परिवर्तित रूप होता है, या गोबर की खाद से अधिक नाइट्रोजन होता है इसमें, और अन्य भी स्फोर और पोटास भी इसमें होता है, अन्य भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं। और पराली जलाने से किसान भाइयों नुकसान यह भी होता है कि हमारा माइक्रोफ्लोरा और माइक्रोफोना जो हमें मदद करने वाले कीटाणु हैं वो भी नष्ट हो जाते हैं उसके साथ, और लगातार करने से ज़मीन भी बंजर होने की संभावना रहती है। आजकल तो पराली का उपयोग उसमें भी होने लगा है कि आप उसके जैसे ब्रिकेट्स बनाते हैं इंडस्ट्री के लिए, और उसकी बोर्ड भी बन रहे हैं, यहाँ तक खाद तो बनता ही बनता है, और उसके कई चीज़ें के फर्नीचर बन रहे हैं, या फिर उसका एक वो करके खाद्य सामग्री यानी दोने वगैरह भी बनते हैं खाने के लिए। इस तरह की भी चीज़ें पराली से बनाई जा सकती है। इसके लिए किसान भाइयों क्या करना है कि हम FPO की मदद लें या फिर हम संगठित होकर इसको करें, क्योंकि बीच में क्या होता है, आपने भी महसूस किया होगा कि हमसे बिचौलिए ले जाते हैं और वो अच्छे दामों में इंडस्ट्रीज़ में बेचते हैं, या फिर जहाँ पर कोई काम हो रहा है उसको बनाते हैं। तो सीधे हम ही संपर्क करें इंडस्ट्री से, तो बीच का मार्जिन कम होगा, हमें पराली का अधिक पैसा मिलेगा। और इसी संदर्भ में मैं यह भी बताना चाहूँगा कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा पूसा डिकम्पोज़र का भी आविष्कार किया गया है। पूसा डिकम्पोज़र से भी आप पराली को नष्ट कर सकते हैं और समय रहते आप अगली फसल गेहूं की बुआई समय पर कर सकते हैं। आइए किसान भाइयों बहनों, अब कार्यक्रम में हम नजर डालते हैं हमारे सेगमेंट विज्ञान और किसान पर।
आज के हमारे सेगमेंट में बात होगी गाय पालन के बारे में। हमारे देश में कई वर्षों से गाय पालन होता आ रहा है। हमारे पशुपालक इससे जुड़े हुए हैं, अच्छी आमदनी भी अर्जित कर रहे हैं, लेकिन बदलते समय के साथ साथ इसका पालन करने का जो तरीका है उसमें भी बदलाव हो रहे हैं और हमारे जो पशुपालक हैं या फिर कहें हमारे जो गाय पालक हैं अपनी आय में लगातार वृद्धि करते जा रहे हैं। और ये संभव कैसे हो पा रहा है, और साथ ही साथ आपको ये भी बता दें अगर आप इससे जुड़ना चाहते हैं तो आपका पहला कदम क्या होना चाहिए। आइए इन सभी बातों की जानकारी हासिल करने के लिए देखते हैं हमारा सेगमेंट विज्ञान और किसान। हमारे देश में दूध उत्पादन बहुत बड़ा व्यवसाय है। केंद्र और राज्य सरकारें पशुपालन और डेयरी व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए लगातार कोशिशें कर रही हैं। हर राज्य में लघु डेयरी इकाइयों की स्थापना के लिए कार्यक्रम चल रहे हैं। इनके तहत प्रशिक्षण लेकर कोई भी शख्स अपना खुद का व्यवसाय शुरू कर सकता है। पैसे कम है तब भी फिक्र की बात नहीं है। आप बैंक से लोन लेकर दुग्ध उत्पादन इकाई शुरू कर सकते हैं। डेयरी इकाई स्थापित करने के बाद दूध से अलग अलग तरह के उत्पाद बनाकर ज्यादा कमाई की जा सकती है। अगर आप अकेले होने की वजह से डेयरी फार्मिंग की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं, सहकारिता के जरिए कई किसान मिलकर शुरू करें। ज्यादा दूध उत्पादन के लिए डेयरी फार्म में 3 बातों का ध्यान रखना होगा। एक तो उन्नत किस्म की ही गाय भैंस पाले, दूसरे उन्हें संतुलित आहार दे और तीसरे उनकी सेहत का ख्याल रखें। भारत में देसी नस्लों के साथ साथ संकर और विदेशी नस्लें भी पाली जा रही है, लेकिन विदेशी नस्लें भारतीय जलवायु के अनुरूप नहीं है, जिससे उनके बीमार होने की संभावना ज्यादा रहती है। यही वजह है कि देसी नस्लों पर ध्यान दिया जा रहा है और उनमें नस्ल सुधार की कोशिश हो रही है। नस्ल सुधार से देसी गायों की दुग्ध उत्पादन क्षमता बढ़ जाएगी। दूसरी ओर जब भी गाय भैंस खरीदने जाए तो पहले ही उनकी उत्पादन क्षमता का पता लगा ले, बीमारियों के बारे में पूछ ले और उसके थन वगैरह चेक कर ले। जिस जगह पर आप गाय भैंस बांध रहे हैं वो साफ हो, सूखी हो और आरामदायक भी। जगह ऐसी चुने जहां पशु ज्यादा गर्मी और सर्दी से बच सके। चारा देते समय 2 पशुओं के बीच पर्याप्त दूरी रखें। एक पशु के लिए 5.5 फुट चौड़ी और 10 फुट लंबी जगह चाहिए। अगर आप कारोबार के लिए व्यवसाय करना चाहते हैं तो शहर के आसपास के इलाकों में डेयरी इकाई की स्थापना करें। दुधारू पशुओं में संतुलित आहार बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें प्रोटीन, सोडियम, लोहा, जस्ता, आयोडीन और विटामिन ए पर्याप्त मात्रा में होता है। संतुलित आहार में 1/3 अनाज, 1/3 दलहन और 1/3 तिलहन होना चाहिए। पशुओं को हरा चारा जरूर खिलाएं, क्योंकि इसमें प्रोटीन, कैल्शियम और फास्फोरस होता है जो पशु के दूध में बढ़ोतरी कर देता है, जबकि विटामिन ए पशु को बीमारियों से बचाता है। विटामिन ए की कमी से पशुओं में बांझपन और गर्भपात की भी समस्या आ जाती है। अपने फार्म पर ही संकर नस्लें पैदा कर सकते हैं। इसके लिए कृत्रिम गर्भाधान की सुविधा उपलब्ध है। कृत्रिम गर्भाधान से सांड पालने पर होने वाले खर्चों से बचा जा सकता है। संकर गाय 18 से 20 माह में वयस्क हो जाती हैं। यह औसतन 14 से 15 माह के अंतराल पर बच्चा देती है। वैसे आप चाहे तो 12 महीने में भी बच्चा ले सकते हैं। संकर गाय 8 से 10 लीटर दूध देती है। इनके नर ज्यादा मजबूत होते हैं। उन्हें आप खेती में या माल ढुलाई में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का सेगमेंट विज्ञान और किसान। इसी के साथ बताएं आपको कार्यक्रम में रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए कार्यक्रम कृषि दर्शन और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार किसान मित्रों, मैं हूं आपकी एआई एंकर भूमि। आज हम जानेंगे रब्बी सीजन में कौन कौन सी फसलें लाभदायक हैं और उनकी बेहतर उपज के लिए किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। रब्बी सीजन में मुख्यतः गेहूं, चना, मटर, सरसों और मसूर की बुआई होती है। इनकी बुआई का समय अक्टूबर से नवंबर के बीच होता है और ठंडा मौसम इनके लिए उपयुक्त है। उत्पादन बढ़ाने के लिए सही बीज का चयन करें। प्रमाणित और उन्नत किस्म के बीज फसल की गुणवत्ता और पैदावार को बढ़ाते हैं। खेतों में नमी बनाए रखने के लिए सिंचाई का सही समय पर प्रबंधन करें, लेकिन जलभराव से बचाव करें। खेतों में संतुलित मात्रा में उर्वरकों का उपयोग भी बहुत जरूरी है। नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश का सही मात्रा में प्रयोग पौधों की सेहत के लिए लाभकारी होता है। इसके साथ ही खरपतवार नियंत्रण पर ध्यान दें। समय समय पर खरपतवार हटाने से फसल को पूरा पोषण मिलता है। इन सभी उपायों का पालन करके किसान भाई रब्बी सीजन में अपनी फसलों से अधिक उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही।
आप देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। अगली फसल का टाइम तो कभी थोड़ा ही रह गया। ताऊ किसी की फसल हुई? बेटा फसल तो ठीक है, ये भी अब पक के तैयार होगी। ये भी इसने काट के और पराली ने जड़ा के फिर नई फसल बोने की तैयारी करूंगा। पराली जड़ा के? हाँ? ताऊ तू पर्यावरण तो खराब करेगा, ये हमारी सेहत भी खराब करेगा। फसल का दाना ही जरूरी नहीं होता, बचे हुए अवशेष भी बड़े काम के हो जाए। इनकी जैविक खाद बना के तू मिट्टी की उपजाऊ शक्ति ना और बढ़ा सका है। और तो और इसकी जो पराल बचेगी ना, उसने बेच के अलग तो मुनाफा भी ले सका है। हाँ, इस पराली से इको फ्रेंडली पेपर और थर्मोकोल बनाया जाता है। पराली का उपयोग जैव ईंधन और हस्तशिल्प बनाने में भी किया जाता है। इसका उपयोग मशरूम की खेती, डिस्पोजेबल प्लेट्स और कटलरी बनाने में भी होता है। पराली समस्या नहीं, संसाधन है। किसान भाई पराली ना जलाएं, पराली से अपनी आय बढ़ाएं। हर साल लाखों एकड़ खेतों में पराली जला दी जाती है, जिससे प्रदूषण बढ़ता है। इतना ही नहीं, खेतों में 3-4 बार पराली जलाने से खेत बंजर भी होने लगते हैं। अगली फसल की तैयारी के लिए क्या यही अंतिम विकल्प है? नहीं, पराली प्रबंधन के पर्यावरणीय विकल्प भी हैं। स्ट्रॉ बेलर मशीन का प्रयोग। स्ट्रॉ बेलर मशीन पराली को गट्ठर में बदल सकता है। पराली से जैविक खाद बनाई जाती है, जो खेतों की मिट्टी की उर्वरक क्षमता को बढ़ाती है। पराली को मशीनों द्वारा मिट्टी में दबाना, इसके लिए सुपर सीडर जैसी मशीनों का उपयोग किया जाता है। सरकार किसानों को पराली उपकरणों पर 50% तक की सब्सिडी देती है। किसान भाई पराली प्रबंधन की योजनाओं का लाभ उठाएं, पर्यावरण को बचाएं। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का फिर से स्वागत। आइए किसान भाइयों बहनों, दिखाते हैं आपको हमारा अगला सेगमेंट कृषि स्टार्टअप। हमारे सेगमेंट के माध्यम से हम आपको देश के कोने कोने से उभरती हुई जो प्रतिभाएं हैं, यानी कि हमारे जो सफल किसान हैं, उनसे रूबरू करवाते हैं। उनकी जो दास्तान है, उनका सफ़र कैसा रहा है, किन चुनौतियों का उन्होंने सामना किया है और किस तरह से सफलता के परचम को लहराया है। आइए इसके बारे में जानने के लिए देखते हैं कि कौन है आज के हमारे सफल किसान और नजर डालते हैं सेगमेंट कृषि स्टार्टअप पर। आज बात एक ऐसे ही किसान रवदीप सिंह की करते हैं, जो पंजाब के रहने वाले एक सफल किसान हैं, जिन्होंने अपने फार्म पर रसायनों का इस्तेमाल ना करके 11 साल से जैविक खेती को पूरी तरह से अपना लिया है, जिससे वे लाभान्वित भी हो रहे हैं। 2009 में मेरे मदर बीमार हुए, उनको कैंसर था, तो वहाँ से मेरी सोच बदलनी शुरू हुई। उससे पहले मैं केमिकल फार्मर ही था, सब्जियों की खेती करता था और काफ़ी केमिकल यूज़ करता था। तो सबसे पहले तो मेरे को लगा कि यार जो हम खा रहे हैं तो वो तो सबसे पहले हमारे घर में ही हमें नुकसान दे रहा है। तो वहाँ से मेरी सोच थोड़ी बदलनी शुरू हुई। 2011 में मैंने ऑर्गेनिक खेती यहाँ पे शुरू की। तो शुरुआत में मैं बासमती और गेहूं की फसल करता था। तो धीरे धीरे जैसे जैसे मैं सीख रहा था ये बातें, कुछ खेती विरासत मिशन जो NGO है उसके साथ मैंने थोड़ी देर ट्रेनिंग्स की। KVK के साथ एक यहाँ हंडिया में एक ट्रेनिंग वहाँ पे भी लगाई थी। तो मेन बात जो सीखने में आई वो थी कि क्रॉप रोटेशन बहुत ज़रूरी है। अब पिछले 4-5 साल से मैंने बासमती की खेती तो बंद कर दी है और पूरा एक जो कहेंगे कि मिक्स्ड क्रॉप वाला जो सिस्टम है वो शुरू किया हुआ है। और इस वक्त मेरे पास मेरे खेतों में पूरे साल में 40 के आसपास फसलें होती हैं, जिसमें इस वक्त गेहूं, सरसों, अलसी, सब्जियां हैं, कुछ फ्रूट्स भी हैं और दालें भी हैं। तो वो सारी फसलें सारा साल लगभग चलती रहती हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि किसान अगर 1 या 2 फसल की जगह पर मिश्रित खेती को अपना ले, जिसमें मुख्य फसलों के साथ साथ विभिन्न प्रकार की सब्जियां, दलहनी फसलें लगाई जाती है, तो किसान ज्यादा फायदा कमा सकते हैं। इसी सोच को अपनाकर रवदीप सिंह भी अपने खेतों में मिश्रित खेती कर रहे हैं। इनके खेत में लगभग 40 तरह की फसलें लगी हुई है, जैसे गेहूं, अलसी, सरसों,
दलहनी फसलें, सब्जियां और फल, इन सभी फसलों की खेती रवदीप सिंह जैविक पद्धति द्वारा ही करते हैं। इस जो खेती से जो हमें उपज होती है, हमारी वो 3 तरह की मार्केट है जिसको हम कवर करते हैं। एक तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे घर से, हमारे खेत से ही बिकती हैं, हमें कहीं जाना नहीं पड़ता, जैसे गेहूं है या सरसों वगैरह, अलसी वगैरह। दूसरा सामान हम शनिवार को, यानी हफ्ते में एक दिन, बरनाला शहर में, हमारा यहाँ शहर है पास में, उसमें हम एक दिन की फार्मर्स मार्केट लगाते हैं। उसमें हमारी सारी सब्जियां, फल, जो भी हमारा मतलब सामान होता है रिटेल वाला, वो वहाँ बिकता है। और तीसरी मार्केट हम जो जनरल मार्केट है, आम मंडी है जो अपनी शहर की, हम उसे कवर करते हैं। जो हमारे पास बल्क प्रोडक्शन होती है, चाहे वो फ्रूट्स हों या वेजिटेबल्स हों, तो हम तीनों तरह की मंडी को लेके चलते हैं। तो उसमें ऐसा है कि हमें कोई ख़ास दिक्कत नहीं है। बाकी जो आज से 10 साल पहले जो हमारा खर्चा था लेबर का, जो काफ़ी ज़्यादा था और मैनेज करना भी थोड़ा मुश्किल हो रहा था, लेकिन अभी जो है कि इस वक्त हमारा खर्चा काफ़ी डाउन आ गया है और फसलें जो हैं वो पहले से ज़्यादा, पैदावार भी अब अच्छी हो गई है 10-11 साल में। तो अभी हमारी आमदन बढ़ी है और थोड़े खर्चे कम हुए हैं। रवदीप सिंह की कड़ी मेहनत और जैविक विधि की तरफ रुझान को देखते हुए कृषि विज्ञान केंद्र बरनाला के वैज्ञानिक भी इनके संपर्क में आए। उनका मकसद रवदीप को जैविक पद्धति के विभिन्न पहलुओं से रूबरू कराना था। साथ ही रवदीप को मिश्रित खेती के बारे में जानकारी देना भी था। पढ़े लिखे होने के कारण रवदीप सिंह ने कृषि विज्ञान केंद्र बरनाला के विशेषज्ञों से प्रशिक्षण लेकर जैविक खेती के बारे में संपूर्ण जानकारी ली और आज वे विशेषज्ञों द्वारा प्राप्त हुए तमाम जानकारियां हासिल कर जैविक पद्धति को अपनाकर अपने फार्म पर खेती कर रहे हैं। तो ये था सेगमेंट कृषि स्टार्टअप। इसी के साथ बताएं आपको कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए कार्यक्रम कृषि दर्शन और बने रहिए दूरदर्शन के साथ पर। हर साल फसल कटाई के बाद पराली जलाना कई तरह के प्रदूषण और स्वास्थ्य समस्याओं को जन्म देता है। पराली जलाने से पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और मीथेन की अधिकता हो जाती है, जिससे लोगों को आंखों में जलन, सांस लेने में दिक्कत, खुजली और एलर्जी जैसी समस्याएं बढ़ जाती हैं। ऐसे मौसम में अस्थमा के मरीजों को ज्यादा समस्या होती है। पराली जलाने से मिट्टी को उपजाऊ बनाने वाले किसान के मित्र कीट भी मर जाते हैं, जिससे मिट्टी की उर्वरक क्षमता को बहुत ही क्षति पहुंचती है। किसान भाई सरकार द्वारा दी जा रही पराली प्रबंधन योजनाओं का लाभ उठाएं। पराली ना जलाएं, पर्यावरण और स्वास्थ्य को बचाएं। भारत सरकार का हर प्रयास किसानों को दे रहा है एक नई आस। देश के किसानों की खुशहाली और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए भारत सरकार समर्पित है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कृषि क्षेत्र में किए गए निरंतर प्रयासों के फलस्वरूप देश खाद्यान्न व बागवानी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो चुका है और देश में दलहन का उत्पादन भी बढ़ा है। इसी तरह भारत सरकार ने खाद्य तेलों के उत्पादन को बढ़ाने के भी अनेक प्रयास किए हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने दूरदर्शी निर्णय लेते हुए राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम की शुरुआत की है। इस मिशन से देश भर के किसानों को बहुत लाभ मिलेगा। कृषि के पूंजी निवेश में वृद्धि होगी, खाद्य तेल आयात पर देश की निर्भरता कम होगी और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। खाने के तेल में आत्मनिर्भरता के लिए अब राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम का संकल्प लिया गया है। इससे किसानों को तो सीधा लाभ होगा ही, गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को सस्ता और अच्छी क्वालिटी का तेल भी मिलेगा। यही नहीं, ये मिशन बड़े स्तर पर रोजगार का निर्माण करेगा। इस मिशन के अंतर्गत ऑयल पाम का रकबा और पैदावार बढ़ाने पर जोर देने के लिए सरकार ने 11,000 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता राशि
निर्धारित की है। मिशन के तहत सरकार ने ऑयल पाम की खेती के लिए रोपण आदि की सहायता में बढ़ोतरी करते हुए पहले मिलने वाले 12,000 रुपए प्रति हेक्टेयर को बढ़ाकर 29,000 रुपए प्रति हेक्टेयर तक कर दिया है। ऑयल पाम के पुराने बागों के पुनरुद्धार के लिए 250 रुपए प्रति पौधा के हिसाब से विशेष सहायता दी जा रही है। पौधारोपण सामग्री की कमी दूर करने और बीजों की पैदावार करने वाले बागों को भी सहायता दी जाएगी। इसके तहत 15 हेक्टेयर ऑयल पाम उद्यान के लिए 80 लाख रुपए तक की सहायता राशि दी जाएगी। इसके अलावा नर्सरी विकास के लिए 40 लाख रुपए तक तय किए गए हैं। पूर्वोत्तर और अंडमान राज्यों के लिए विशेष सहायता का भी प्रावधान है। ऑयल पाम के किसान ताजे फलों के गुच्छे यानी FFB का उत्पादन करते हैं, जिनकी वर्तमान में कीमतें अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में उतार चढ़ाव के आधार पर तय होती हैं। पहली बार केंद्र सरकार ताजे फलों के गुच्छे की कीमत के लिए किसानों को आश्वासन दे रही है। ये व्यवहार्यता मूल्य यानी VP कहलाएगा, यानी किसानों को कोई घाटा नहीं होने दिया जाएगा। व्यवहार्यता मूल्य VP तय करने की शुरुआत 1 नवंबर से होगी और अगले वर्ष 31 अक्टूबर तक जारी रहेगी। इसे ऑयल पाम वर्ष कहा जाएगा। इस योजना के तहत वर्ष 2025-26 तक ऑयल पाम का रकबा 6.5 लाख हेक्टेयर सृजित करने और कच्चे ऑयल पाम की पैदावार वर्ष 2025-26 तक 11.20 लाख टन पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सरकार के इस महत्वपूर्ण निर्णय से देश में ऑयल पाम की खेती करने वाले किसानों में विश्वास पैदा होगा और वे खेती का रकबा बढ़ाएंगे। इस तरह पाम ऑयल का उत्पादन भी बढ़ेगा, जिससे किसानों की आय बढ़ेगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी सुदृढ़ होगी। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान चैनल के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का फिर से स्वागत। आइए किसान भाइयों बहनों, अब कार्यक्रम में वक्त है नजर डालने का हमारे सेगमेंट फार्मिंग इंडिया पर। आज के हमारे सेगमेंट में हम बात करेंगे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में। हमारी सरकार की एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है ये। इसका एकमात्र उद्देश्य ये है कि वर्षा जल का संचयन किया जा सके और जल का संरक्षण किया जा सके, भूजल स्तर को बेहतर बनाया जा सके। किस तरह से ये संभव हो सकता है, हमारे किसान इससे कैसे जुड़ सकते हैं, क्या कोई सरकारी अनुदान भी इसके माध्यम से हमारे किसानों को दिया जाता है? आइए इन तमाम सवालों के जवाब हासिल करने के लिए नजर डालते हैं सेगमेंट फार्मिंग इंडिया पर। देश में करीब 14 करोड़ हेक्टेयर जमीन पर खेती होती है। 2015 में जब प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना शुरू हुई तब 6.5 करोड़ हेक्टेयर जमीन पर ही सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध थी। इसका मतलब ये हुआ कि आधे से भी ज्यादा जमीन बारिश के पानी पर निर्भर थी। जाहिर है वर्षा आधारित इलाकों में पैदावार कम होती है और किसानों को खेती से उतना लाभ नहीं मिल पाता जितना मिलना चाहिए। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का असल मकसद हर खेत तक पानी पहुंचाना है। यह अम्ब्रेला स्कीम है और इसमें मुख्य रूप से 2 घटकों को शामिल किया गया है। त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम यानी AIBP और हर खेत को पानी के भी 4 उप घटक हैं, जैसे कमांड एरिया डेवलपमेंट, सरफेस माइनर इरिगेशन, जल निकायों की मरम्मत, नवीनीकरण और बहाली तथा चौथा भूजल विकास। इसके अलावा सिंचाई योजना में दूसरे मंत्रालयों के भी 2 घटकों को शामिल किया गया है। पहला घटक प्रति बूंद अधिक उपज है, जो केंद्र कृषि मंत्रालय के कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग की ओर से कार्यान्वित किया जा रहा है। दूसरे घटक का नाम वाटरशेड विकास है। इसका कार्यान्वयन ग्रामीण विकास मंत्रालय का भूमि संसाधन विभाग कर रहा है। सिंचाई योजना का उद्देश्य खेत तक पानी की पहुंच को बढ़ाना और सुनिश्चित सिंचाई के तहत खेती योग्य क्षेत्र का विस्तार करना था। इसके अलावा खेत में पानी के उपयोग की दक्षता में सुधार करना और स्थायी जल संरक्षण प्रथाओं को पेश करना भी इसमें शामिल था। पानी की बचत इस योजना का बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। 2020-21 के दौरान इस योजना के तहत 9,38,000 हेक्टेयर फसलों को सूक्ष्म सिंचाई के तहत लाया गया। इसमें टपक और फव्वारा दोनों तरह की सूक्ष्म विधियां शामिल है। 2021-22 के लिए हर खेत को पानी के अंतर्गत 899 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया गया। प्रति बूंद अधिक उपज के लिए 4,000 करोड़ रुपए को और वाटरशेड डेवलपमेंट के मद में 2,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
ये था हमारा आज का सेगमेंट फार्मिंग इंडिया, और इसी के साथ बता दें आज के कार्यक्रम में किसान भाइयों बहनों बस इतना ही। उम्मीद करते हैं जितनी भी जानकारियां आज के कार्यक्रम के माध्यम से आप तक पहुंचाई गई हैं सभी आपके लिए फायदेमंद साबित हुई होंगी। साथ ही आपको बता दें कोई सवाल है आपके पास, कोई सुझाव आप हमारे कार्यक्रम के लिए हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी है krishidrshan@gmail.com। आप हमें पत्र भी लिख सकते हैं। पता है हमारा कृषि दर्शन, कमरा नंबर 58, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। और इसी के साथ बता दें दोबारा देखना है हमारा ये कार्यक्रम तो टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन कर लीजिए, सीधा पहुंच जाएंगे हमारे YouTube चैनल पर। और आज के कार्यक्रम के साथ साथ तमाम जो हमारे एपिसोड्स हैं वो भी आप पुनः देख सकते हैं। तो इसी वादे के साथ कि अगले अंक में फिर हाजिर होंगे नई और महत्वपूर्ण जानकारियां लेकर। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आप देख रहे हैं मंडी खबर। मैं हूं आपकी AI एंकर भूमि। आज हम आपके लिए लाए हैं देश भर की मंडियों से ताजा तरीन भाव। सबसे पहले अरहर के भाव। गुजरात की जंबूसर मंडी में अरहर का भाव 8,000 रुपए प्रति क्विंटल रहा। मध्य प्रदेश की पिपरिया मंडी में अरहर 9,900 रुपए प्रति क्विंटल पर बिका। महाराष्ट्र की अकोला मंडी में अरहर के सौदे 9,825 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए। अब जानते हैं चने के भाव। गुजरात की चोटिला मंडी में चने का भाव 5,500 रुपए प्रति क्विंटल रहा। कर्नाटक की शिमोगा मंडी में चना 8,650 रुपए प्रति क्विंटल पर बिका। मध्य प्रदेश की खातेगांव मंडी में चने के सौदे 5,500 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए। मूंग के भाव की जानकारी। गुजरात की पोरबंदर मंडी में मूंग का भाव 7,325 रुपए प्रति क्विंटल रहा। कर्नाटक की लक्ष्मेश्वर मंडी में मूंग 5,719 रुपए प्रति क्विंटल पर बिका। महाराष्ट्र की मुंबई मंडी में मूंग के सौदे 10,900 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। तो ये था आज का मंडी भाव। आप देखते रहिए DD किसान। धन्यवाद। जानते हैं इन वीरों की वीर गाथा लेकर कौन आ रहे हैं? हम यानी क्रिश और बाल्टी बॉय। फ्रीडम फाइटर्स की कहानियां दिखाएंगे दूरदर्शन पर हर रविवार सुबह 11 बजे। क्रिश, ट्रिश और बाल्टी बॉय। राम, क्या हुआ आपको सिर में? आपके सिर में चोट लगी है क्या? पता नहीं, सुबह से बहुत सर दर्द कर रहा है। सिर दर्द ना चाय से जाने वाला नहीं है। तो ये कौन सा दर्द है और कैसे ठीक होगा? भैया आज के बाद ना भूल ही जाओगे कि सिर दर्द था या नहीं। हम तो मिडिल क्लास हैं जी। सोमवार से गुरुवार रात 8 बजे और पुनः प्रसारण प्रातः 11 बजे। सिर्फ DD नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल।
किसान, बदलते भारत की शान।